तो आज के इस डीप डाइव में हम जिन स्टडी नोट्स पर चर्चा कर रहे हैं ना, हाँ, वो जो विशेष रूप से टीचिंग एग्जाम्स के लिए बनाए गए हैं। बिल्कुल, जैसे DSSB PRT 2026, हाँ, यूपी टेट और HT टेट वगैरह के लिए। जी। देखने में तो ये सिर्फ सिलेबस का एक हिस्सा लगते हैं, पर असल में ऐसा है नहीं। सही कहा। मतलब जब आप इन पन्नों को गहराई से देखते हैं तो जानकारी किसी भी एग्जाम से कहीं ज्यादा व्यापक लगती है। एकदम सही। तो आज का जो हमारा मुख्य विषय है, या कह लें हमारा जो मिशन है, वो है लर्निंग एंड थिंकिंग, यानी अधिगम और चिंतन। हाँ। इन दस्तावेजों में जो सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा उठाया गया है वो है सोचना, यानी थिंकिंग। स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सोचना एक इंटरनल मेंटल प्रोसेस है, एक आंतरिक मानसिक प्रक्रिया। एग्जैक्टली। और इसके साथ ही दो बहुत ही महत्वपूर्ण कीवर्ड्स का जिक्र किया गया है, कॉग्निटिव और सिंबॉलिक। हाँ, संज्ञानात्मक और प्रतीकात्मक। अब मनोविज्ञान की दुनिया से बाहर रहने वालों के लिए ये शब्द थोड़े भारी लग सकते हैं, थोड़े अकादमिक लगते तो हैं। इनका वास्तविक जीवन में क्या अर्थ निकाला जाए? देखिए, इन दोनों शब्दों को समझना काफी सरल हो जाता है यदि हम इनके पीछे छिपे मूल फॉर्मूले पर गौर करें। वो फॉर्मूला जो नोट्स में दिया है? जी, स्रोतों के अनुसार वो फॉर्मूला है सिंबल्स प्लस साइंस प्लस लैंग्वेज। मतलब प्रतीक, चिन्ह और भाषा, और ये तीनों मिलकर बनाते हैं थिंकिंग प्रोसेस। ओहो। हाँ, अगर हम इन तीनों तत्वों को इंसान के दिमाग से हटा दें तो सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाएगी। मतलब बिना भाषा और प्रतीकों के हम सोच ही नहीं सकते? बिल्कुल नहीं। कल्पना कीजिए कि यदि दिमाग में कोई शब्द ना हो, कोई आकार या चित्र ना हो, तो क्या किसी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि चिंतन हमेशा किसी न किसी समस्या के समाधान पर ही केंद्रित होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग पर। जी, और भाषा तथा प्रतीक वे औजार हैं जिनका उपयोग करके मस्तिष्क उस समाधान तक पहुंचता है। तो संज्ञानात्मक होने का अर्थ ही यही है कि ये सब हमारे दिमाग के सॉफ्टवेयर के भीतर हो रहा है। एकदम सही। ये तो बहुत ही तार्किक व्याख्या है। यहीं पर इन स्रोतों में इस पूरी अमूर्त प्रक्रिया को समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार एनालॉजी दी गई है, मशीन और इंजन वाली एनालॉजी। इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है फ्यूल, यानी ईंधन, जो कि हमारा पूर्व ज्ञान और अनुभव है। और दूसरा हिस्सा है प्रोसेस, यानी उस इंजन के काम करने का तरीका, जिसे चिंतन कहा गया है। राइट। और तीसरा हिस्सा है प्रोडक्ट, जो अंततः अधिगम या लर्निंग है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि केवल ज्ञान होने से कुछ नहीं होता। जब तक उस ज्ञान के ईंधन को सोचने की प्रक्रिया से नहीं गुजारा जाता, तब तक असली सीख या अधिगम प्राप्त नहीं होता। ये मशीन एनालॉजी तो बिल्कुल सटीक रूप से काम करती है ना? यानी इसे एक बड़े बड़े प्रेक्ष्य में देखा जाए तो बिना ईंधन के सोचना संभव ही नहीं है। बिना पूर्व ज्ञान और अनुभव के थिंकिंग हो ही नहीं सकती। और यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे रट्टा मारना कहते हैं, रोट मेमोराइजेशन। हाँ, बिना समझे किसी चीज को याद कर लेना वास्तविक अधिगम नहीं है। मतलब वो बस मेमोरी में स्टोर करना हुआ। बिल्कुल। उदाहरण के लिए जब कोई गणित का एक नया सूत्र याद करता है तो वह सतह के स्तर पर सीखना हो सकता है, सरफेस लेवल पर जब उसी सूत्र का इस्तेमाल करके मन ही मन में किसी नई और जटिल समस्या को सुलझाया जाता है, जिसे मेंटल मैनिपुलेशन कहते हैं, जी, तब जाकर असल में चिंतन होता है। तो सार्थक अधिगम के लिए चिंतन रूपी इंजन का चलना सबसे अनिवार्य शर्त है। एकदम। मीनिंगफुल लर्निंग तभी होगी। इस एनालॉजी से ये निष्कर्ष निकलता है कि चिंतन एक प्रोसेस है और अधिगम उसका अंतिम प्रोडक्ट। बिल्कुल। इसके बाद ये स्रोत अधिगम के प्रकृति की ओर मुड़ते हैं। नेचर ऑफ लर्निंग। इसमें उल्लेख किया गया है कि सीखना एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, वोम टू टूम, यानी जन्म से लेके मृत्यु तक। तो ये कोई एक घटना नहीं है जो किसी एक दिन अचानक पूरी हो जाए। नहीं, ये लगातार चलती रहती है। और यह उद्देश्यपूर्ण यानी गोल ओरिएंटेड है और सार्वभौमिक भी है। जी, यूनिवर्सल है। लेकिन यहाँ एक वैचारिक प्रश्न उठता है। मैं सोच रहा था कि क्या मानव व्यवहार या शरीर में आने वाला हर बदलाव सीखने की श्रेणी में आता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। जैसे कोई साइकिल चलाना सीखता है तो वो तो सीखना हुआ, लेकिन समय के साथ उसकी शारीरिक ऊंचाई भी बढ़ती है, तो क्या ऊंचाई के बढ़ने को भी मनोविज्ञान अधिगम मानता है? नहीं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भेद है जिसे समझना आवश्यक है। यहीं पर परिपक्वता और अधिगम के बीच का अंतर स्पष्ट होता है। मैच्योरिटी और लर्निंग का फर्क। जी, शारीरिक ऊंचाई का बढ़ना सीखना नहीं है। सीखना वो है जो अभ्यास और अनुभव के माध्यम से अर्जित किया जाता है। तो इसका भी कोई समीकरण है क्या? हाँ, स्रोतों में इसे एक स्पष्ट समीकरण के रूप में रखा गया है। लर्निंग इज इक्वल टू मैच्योरिटी
मल्टीप्लाइड बाय प्रैक्टिस। अधिगम बराबर परिपक्वता गुणा अभ्यास। बिल्कुल। इसे एक उदाहरण से गहराई से समझा जा सकता है। जैविक परिपक्वता को कंप्यूटर के हार्डवेयर की तरह देखा जा सकता है, अभ्यास को उस पर चलने वाले सॉफ्टवेयर की तरह। हाँ, ये सही है। अब देखिए, एक 6 महीने के बच्चे का शारीरिक हार्डवेयर अभी चलने या दौड़ने वाले सॉफ्टवेयर को लोड करने के लिए तैयारी नहीं है। वो बायोलॉजिकली रेडी नहीं है। हाँ, चाहे उस बच्चे को कितना भी अभ्यास क्यों न कराया जाए, वो नहीं चल सकता, क्योंकि उसमें जैविक परिपक्वता नहीं आई है। मतलब बिना परिपक्वता के अभ्यास का कोई मोल नहीं है। शून्य है, बिल्कुल। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का नजरिया ऐसे पूरी तरह स्पष्ट कर देता है। और इसी संदर्भ में स्रोतों में एक और बहुत बड़ी चेतावनी दी गई है, वो रैंक अलॉट वाली। हाँ, कि हर अस्थायी बदलाव को अधिगम नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल नहीं। यदि थकान या बीमारी या नशीली दवाओं के कारण किसी व्यक्ति के व्यवहार में कोई अचानक बदलाव आता है, तो उसे मनोविज्ञान अधिगम में शामिल नहीं करता, क्योंकि वो बदलाव टेम्परेरी है। हाँ, अधिगम व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होना चाहिए, रिलेटिवली परमानेंट चेंज। जी। परिपक्वता जन्मजात होती है और एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाती है, जबकि सीखना जीवन भर चलता रहता है। सही बात है। और इसी स्थायी परिवर्तन की गहराई को मापने के लिए कई प्रमुख मनोवैज्ञानिकों ने अपनी परिभाषाएं दी हैं। और अक्सर इन परिभाषाओं को केवल रटने वाली सामग्री मान लिया जाता है। पर अगर इनके दर्शन को देखा जाए तो ये अधिगम के अलग-अलग पहलुओं को उजागर करती हैं। बिल्कुल। स्रोतों में इन परिभाषाओं को याद रखने के लिए कुछ स्मारक तकनीकें यानी ट्रिक्स भी दी गई हैं। हाँ, वो निमोनिक ट्रिक्स। लेकिन उनका मूल अर्थ ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे गेट्स की परिभाषा को लें। उनकी ट्रिक है गेट के अंदर नॉलेज और हैबिट लाओ। जी, तो उनका मानना था कि अधिगम मुख्य रूप से 3 चीजों का अर्जन है: ज्ञान, आदतें और दृष्टिकोण। राइट, नॉलेज, हैबिट्स और एटीट्यूड। वहीं वुडवर्थ का नजरिया थोड़ा अलग है। हाँ, उन्होंने व्यवहार को मूल रूप देने या नया व्यवहार अपनाने पर जोर दिया है, न्यू बिहेवियर पे। जी। इसके अलावा क्रो एंड क्रो ने भी ज्ञान और आदतों के अर्जन को ही अधिगम का केंद्र माना है, एक्विजिशन को। अगर वुडवर्थ की नए व्यवहार वाली बात पर ध्यान दिया जाए तो ये सीधे तौर पर इंसान की अडेप्टेबिलिटी से जुड़ती है, मतलब अनुकूलन क्षमता से। हाँ, जब कोई व्यक्ति किसी नए शहर में जाता है या कोई नई तकनीक अपनाता है तो उसे पुराने तरीकों को छोड़कर नए तरीके अपनाने पड़ते हैं, और यही उनका नया व्यवहार अपनाना है। बिल्कुल। इसी कड़ी में हिलगार्ड का सिद्धांत एक बहुत ही तार्किक ढांचा प्रस्तुत करता है। हिलगार्ड अधिगम को 2 चीजों का परिणाम मानते हैं ना? हाँ, किसी परिस्थिति के प्रति प्रतिक्रिया और अभ्यास का परिणाम, रिएक्शन टू सिचुएशन एंड प्रैक्टिस। लेकिन हिलगार्ड की सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने स्पष्ट रूप से परिपक्वता, थकान और नशे को अपनी परिभाषा से बाहर रखा। उन्होंने एक बाउंड्री तय कर दी। जी, कि कौन सा बदलाव संज्ञानात्मक है और कौन सा महज शारीरिक या रासायनिक। तो अब तक ये तो स्पष्ट हो चुका है कि सीखना क्या है, चिंतन क्या है और कौन से बदलाव अधिगम की श्रेणी में नहीं आते। लेकिन इसके बाद ये सामग्री एक बहुत ही व्यावहारिक दिशा में जाती है, उन कारकों की तरफ जो सीखने को प्रभावित करते हैं। हाँ, वे कौन से कारक हैं जो इस सीखने की प्रक्रिया को तेज या धीमा करते हैं? इन्हें सीखने वाले से जुड़े कारकों के रूप में 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है: हेड, हार्ट और बॉडी। जी। हेड के अंतर्गत मानसिक कारक आते हैं जैसे बुद्धि और पूर्व ज्ञान, और बॉडी में शारीरिक स्वास्थ्य, थकान और इंद्रियों की सक्रियता शामिल है। लेकिन जो तीसरी श्रेणी है, हार्ट यानी भावनात्मक कारक, वो इस पूरी प्रक्रिया का सबसे दिलचस्प हिस्सा प्रतीत होता है। मैं भी यही सोचती हूँ। भावनात्मक कारकों में अभिप्रेरणा का स्थान सबसे ऊपर है, मोटिवेशन का। दस्तावेजों में इसे सीखने का सुपर हाईवे कहा गया है। सुपर हाईवे क्यों? क्योंकि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये बिल्कुल सत्य है। अभिप्रेरणा वो आंतरिक शक्ति है जो रुचि और चिंता दोनों को नियंत्रित करती है। इंटरेस्ट और एंजाइटी को? हाँ, इसे इस तरह समझा जा सकता है, मान लीजिए कि किसी के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन गिटार सीखने की किताब है, मतलब फ्यूल है। जी, और उसका दिमाग भी पूरी तरह सक्षम है, इंजन भी काम कर रहा है। लेकिन अगर उसके अंदर गिटार बजाने की कोई अभिप्रेरणा या इच्छा ही नहीं है तो वो कभी नहीं सीख पाएगा। मतलब मोटिवेशन ही वो स्पार्क है। हाँ, वो चिंगारी जो इंजन को स्टार्ट करती है। यदि अभिप्रेरणा का सुपर हाईवे साफ और स्पष्ट है तो अधिगम की गति अपने आप तेज हो जाती है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि क्या केवल एक व्यक्ति की आंतरिक अभिप्रेरणा ही पर्याप्त है? आपका क्या मतलब है? मतलब भले ही कोई इंसान पूरी तरह प्रेरित हो, लेकिन अगर बाहरी परिस्थितियां खराब हों तो क्या ये सुपर हाईवे काम करेगा?
ये एक बहुत ही जायज पॉइंट है। यहीं पर स्रोत बताते हैं कि सीखने का वातावरण और पाठ्यक्रम भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। एनवायरनमेंट और करिकुलम। जी, पाठ्यक्रम हमेशा सरल से जटिल की ओर बढ़ना चाहिए। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात जिस पर जोर दिया गया है वो है सक्रिय अधिगम। एक्टिव लर्निंग। निष्क्रिय रूप से केवल व्याख्यान सुनना उतना प्रभावी नहीं है जितना कि करके सीखना। लर्निंग बाय डूइंग। बिल्कुल। इसके अतिरिक्त एक भय मुक्त मनोवैज्ञानिक वातावरण होना चाहिए जहां डर ना हो। जी, और परिणाम का ज्ञान या फीडबैक की उपस्थिति सीखने वाले को यह समझने में मदद करती है कि वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं। तो फीडबैक वास्तव में एक जीपीएस की तरह काम करता है। बिल्कुल, जो रास्ता भटकने से रोकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही गंभीर विषय सामने आता है जब ये पूरा ढांचा काम नहीं करता। मतलब सही मोटिवेशन, उचित पाठ्यक्रम और सक्रिय शिक्षण होने के बावजूद। हाँ, तो हम शिक्षा जगत की सबसे बड़ी चुनौती से टकराते हैं। विद्यालय प्रदर्शन में असफलता। स्कूल फेलियर स्रोतों में से केवल एक परीक्षा में फेल होने तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि इसे समझाने के लिए एक बहुत ही गहरी आइसबर्ग या हिमखंड के एनालॉजी का उपयोग किया गया है। ये आइसबर्ग एनालॉजी इस पूरे दस्तावेज का शायद सबसे आंखें खोलने वाला हिस्सा है ना? एक हिमखंड का केवल 10% हिस्सा पानी के ऊपर दिखाई देता है, जबकि 90% हिस्सा सतह के नीचे छिपा रहता है। स्रोत बताते हैं कि जो बच्चे परीक्षा में फेल होते हैं या जिनके रिपोर्ट कार्ड पर खराब ग्रेड आते हैं, वे केवल उस आइसबर्ग का ऊपरी हिस्सा है, टिप ऑफ द आइसबर्ग। हाँ, लेकिन जो एक बहुत बड़ा और अदृश्य हिस्सा पानी के नीचे है वह है अंडर अचीवमेंट, उपलब्धि में कमी। इसका अर्थ है कि एक विद्यार्थी अपनी वास्तविक क्षमता के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। मतलब वो फेल नहीं हुआ है, नहीं, लेकिन वो उस स्तर तक भी नहीं पहुंच रहा जहां उसे होना चाहिए। तो इस व्यापक विफलता के पीछे कौन से कारक जिम्मेदार हैं? इस विफलता को 3 मुख्य स्तरों पर देखा जा सकता है: व्यक्तिगत, पारिवारिक और प्रणालीगत। व्यक्तिगत स्तर पर क्या होता है? व्यक्तिगत स्तर पर बुद्धि लब्धि यानी IQ की कमी हो सकती है। इसके अलावा लर्निंग डिसेबिलिटीज एक बहुत बड़ा कारण है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। जी, जैसे कि डिस्लेक्सिया, जिसमें पढ़ने और शब्दों को पहचानने में कठिनाई होती है, और डिस्कैल्कुलिया भी तो है। हाँ, जहाँ संख्याओं और गणितीय अवधारणाओं को समझना मुश्किल होता है। कई बार सिस्टम इन बच्चों को कमजोर मान लेता है, जबकि वास्तव में उनका दिमाग बस सूचनाओं को एक अलग तरीके से प्रोसेस कर रहा होता है। इसके अलावा दृष्टि या श्रवण दोष और भावनात्मक समस्याएं भी सीखने में बड़ी बाधा बनती हैं। और व्यक्तिगत कारकों के बाद पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियां भी एक बड़ा प्रभाव डालती हैं, जैसे गरीबी या संसाधनों की कमी, और परिवार में होने वाले झगड़े या फिर माता-पिता की तरफ से अत्यधिक अपेक्षाओं का दबाव। हाई एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर। ये दबाव अक्सर बच्चों को अंदर से तोड़ देता है। लेकिन इन सब के ऊपर एक और विफलता है जिस पर एक बहुत ही सशक्त वाक्य नोट्स में लिखा गया है। कौन सा? इफ अ चाइल्ड फेल्स, द सिस्टम फेल्स। ओहो, यदि कोई बच्चा फेल होता है तो पूरा सिस्टम फेल होता है। ये वाक्य तो सारा दृष्टिकोण ही बदल देता है। बिल्कुल, ये दर्शाता है कि एक अमनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम, अत्यधिक भीड़भाड़ वाले क्लासरूम और रटने पर जोर देने वाली प्रणाली किस तरह एक इंसान की स्वाभाविक सीखने की क्षमता को नष्ट कर सकती है। ये दर्शन तो शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से जवाबदेह बनाता है, अकाउंटेबल बनाता है। और जब सिस्टम इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता है तो समाधान की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इसका समाधान क्या है? चिकित्सा विज्ञान की तरह ही शिक्षा में भी निदान और उपचार की अवधारणा का उपयोग किया जाता है। डायग्नोस्टिक और रेमीडियल। जी, सबसे पहला कदम है निदानात्मक परीक्षण। इसका उद्देश्य केवल यह जानना नहीं है कि कौन फेल हुआ, बल्कि यह गहराई से पता लगाना है कि विफलता का मूल कारण क्या है। रूट कॉज क्या है? यस। क्या ये कोई डिस्लेक्सिया है? क्या ये घर का तनाव है या पाठ्यक्रम समझने में कठिनाई है? और एक बार जब कारण की सटीक पहचान हो जाती है, तब उपचारात्मक शिक्षण शुरू होता है, जहां उस विशिष्ट कमजोरी को दूर करने के लिए व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल, और इसी प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए ही समावेशी शिक्षा को आधुनिक अधिगम का केंद्र माना गया है। इंक्लूसिव एजुकेशन, ताकि विभिन्न क्षमताओं वाले लोग एक साथ एक ही वातावरण में सीख सकें। साथ ही अभिभावकों और शिक्षकों के बीच निरंतर संवाद, जिसे हम PTM कहते हैं, वो भी इसका अहम हिस्सा है। तो अगर इस पूरी गहन चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक साथ रखा जाए तो निष्कर्ष यही निकलता है कि मानव मस्तिष्क कोई खाली बर्तन नहीं है जिसे सिर्फ सूचनाओं से भर दिया जाए। सीखना
एक सक्रिय और जीवन भर चलने वाली यात्रा है। और ज्ञान और आदतों का अर्जन तभी सार्थक होता है जब वो हमारी समझ और चिंतन के माध्यम से गुजरे। थकान या नशे के कारण होने वाले बदलाव भ्रम पैदा कर सकते हैं, लेकिन वे अधिगम नहीं हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर सीखने की प्रक्रिया कहीं बाधित हो रही है तो केवल व्यक्ति को दोष देने के बजाय पूरे सिस्टम का मूल्यांकन करना जरूरी है और सही निदान खोजना आवश्यक है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा ने सीखने और सोचने के पीछे के विज्ञान को बहुत स्पष्ट कर दिया है। 1956 से जब शैक्षिक मनोवैज्ञानिक बेंजामिन ब्लूम ने अपना मशहूर मॉडल दिया था। हाँ, वो 3H मॉडल। सही कहा, जिसे मनोविज्ञान की दुनिया में लर्निंग डोमेन्स या अधिगम के क्षेत्र कहा जाता है। ब्लूम ने सीखने की पूरी प्रक्रिया को 3 हिस्सों में बांट दिया था: हेड, हार्ट और हैंड। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि ब्लूम ने सीखने की इस मुश्किल प्रक्रिया को कितनी सरलता से अलग किया है। जिससे याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक भी है, CAP यानी कैप रूल। हाँ, कैप। C से कॉग्निटिव, A से इफेक्टिव और P से साइकोमोटर। पहला है हेड यानी कॉग्निटिव डोमेन, जो हमारे दिमाग और बुद्धि से जुड़ा है, जिसमें सोचना और तर्क करना शामिल है। बिल्कुल। जैसे अगर कोई शतरंज खेलना सीख रहा है तो चालों को समझना इसी हिस्से में आता है। दूसरा है हार्ट यानी अफेक्टिव डोमेन, जो हमारी भावनाओं से जुड़ा है। ये हार्ट वाला हिस्सा मुझे हमेशा बहुत रोचक लगता है, क्योंकि आमतौर पर सीखने का मतलब लोग सिर्फ दिमागी कसरत से लगाते हैं। हाँ, लोग सोचते हैं कि सीखना सिर्फ किताबों से होता है। पर भावनाओं को सीखना क्या होता है? क्या इसका मतलब किसी विचार को गहराई से महसूस करना है? एकदम सही। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है किसी लीडर का अपनी टीम के प्रति सहानुभूति या एम्पैथी विकसित करना, या किसी के मन में देश के प्रति सम्मान पैदा होना। हाँ, इसे गणित के फॉर्मूला की तरह रटा नहीं जा सकता, इसे महसूस करके सीखा जाता है। और तीसरा हिस्सा है हैंड, जिसे साइकोमोटर कहते हैं। ये सीधे तौर पर हमारे फिजिकल स्किल से जुड़ा है। जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना या किसी सर्जन का ऑपरेशन करना। इसमें दिमाग तो लगता ही है, पर असली काम मांसपेशियों के कोऑर्डिनेशन का होता है। सही कहा। अब अगर हम हेड यानी कॉग्निटिव डोमेन की बात करें तो ब्लूम ने इसका एक पूरा पिरामिड बनाया है, जो नीचे से ऊपर यानी सरल से कठिन की तरफ बढ़ता है। हाँ, और इसका क्रम समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बताता है कि हम किसी विषय में एक्सपर्ट कैसे बनते हैं। पर क्या हम रातों रात एक्सपर्ट नहीं बन सकते? ये पिरामिड काम कैसे करता है? देखिए, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है। इस पिरामिड में 6 स्तर हैं, जिसे KCAASE ट्रिक से याद रखा जा सकता है। अच्छा, KCAASE। हाँ, सबसे नीचे है नॉलेज, यानी सिर्फ तथ्यों को याद करना। जैसे किसी ने बता दिया कि कोडिंग की कोई भाषा होती है। उसके ऊपर है कॉम्प्रिहेंशन, यानी उस भाषा को समझना। फिर आता होगा उसका इस्तेमाल करना, बिल्कुल, जिससे एप्लीकेशन या प्रयोग कहते हैं, यानी उस भाषा का इस्तेमाल करके कोई छोटा सा प्रोग्राम खुद बनाना। ये तो बहुत लॉजिकल लग रहा है। उसके बाद के स्तर क्या है? फिर आता है एनालिसिस या विश्लेषण, यानी किसी बड़े सॉफ्टवेयर को तोड़कर देखना कि उसके हिस्से काम कैसे कर रहे हैं। उसके बाद सिंथेसिस, यानी अपने ज्ञान को जोड़कर एक नया सॉफ्टवेयर बनाना। और सबसे ऊपर है इवैल्यूएशन या मूल्यांकन। ये फैसला करना कि जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है वो कितना प्रभावी है। अगर मैं इसको बड़ी तस्वीर से जोड़ूं तो इस पिरामिड का सबसे व्यवहारिक हिस्सा मुझे एप्लीकेशन ही लगता है। हाँ, ज्यादातर लोगों के लिए वही टर्निंग पॉइंट होता है। क्योंकि जब तक कोई इंसान अपने ज्ञान को असली जिंदगी की परेशानी पर अप्लाई नहीं करता, वो ज्ञान सिर्फ एक थ्योरी बनकर रह जाता है। एकदम सही। और इसी संदर्भ में एक और मनोवैज्ञानिक गाग्ने का विचार आता है। उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग को सीखने का सबसे बड़ा रूप माना है, यानी समस्या समाधान। हाँ, जब हम किसी मुश्किल समस्या को हल कर रहे होते हैं तो अनजाने में हम ब्लूम के इन सभी स्तरों का एक साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये तो बात हो गई कि हम सीखते कैसे हैं। इसके अलावा भी कुछ सीखने के प्रकार होते हैं ना? हाँ, जैसे स्किल लर्निंग, टाइपिंग या तैरना सीखना। इमोशनल लर्निंग, जैसे गुस्से को सही ढंग से व्यक्त करना। और एक एटीट्यूडनल लर्निंग भी होता है, जिसमें हम किसी विषय के प्रति अपना नजरिया बनाते हैं, जैसे गणित से डरना। और कॉन्सेप्ट लर्निंग, जहां हम समझते हैं कि किसी चीज के गुण क्या हैं, जैसे पक्षी क्या होता है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात सोच में डाल रही है, क्या इंसान के सीखने की रफ्तार हमेशा एक जैसी रहती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यहीं पर लर्निंग कर्व्स की बात आती है, यानी
अधिगम वक्र। मैंने सोर्स में पढ़ा था कि ये बताता है कि हमारी सीखने की स्पीड वक्त के साथ कैसे बदलती है। सही बात है। मनोवैज्ञानिकों ने 3 मुख्य तरह के कर्व्स बताए हैं। पहला है कॉनकेव कर्व, जिसे पॉजिटिव कर्व भी कहते हैं। इसमें इंसान शुरू में बहुत धीमा सीखता है, पर बाद में स्पीड तेज हो जाती है। इसके लिए सोर्स में एक बहुत ही बढ़िया एनालॉजी दी गई थी। हाँ, केव यानी गुफा वाली। किसी अंधेरी गुफा में घुसना शुरू में बहुत मुश्किल और डरावना होता है। कदम बहुत धीमे होते हैं, लेकिन एक बार जब अंदर का रास्ता दिखने लगता है तो बाहर निकलने की स्पीड अपने आप तेज हो जाती है। ये एनालॉजी सच में बहुत सटीक है। ये कर्व आमतौर पर कठिन कामों या कोई नई भाषा सीखने में देखा जाता है। शुरू में ग्रामर समझ नहीं आती, पर बाद में अचानक सब क्लियर हो जाता है। और दूसरी तरफ है कॉन्वेक्स कर्व, जिसे नेगेटिव कर्व कहता है। जिसमें शुरुआत तो बहुत तेज होती है, जोश पूरा होता है, लेकिन बाद में स्पीड धीमी पड़ जाती है। क्या ये हमारे नए साल के उन रेजोल्यूशंस की तरह है? जहां लोग पहले हफ्ते तो रोज जिम जाते हैं और फिर धीरे धीरे जोश ठंडा पड़ जाता है। बिल्कुल वैसा ही है। आमतौर पर यह थकान या फटीग के कारण होता है। जब दिमाग थक जाता है तो सीखने की स्पीड गिर जाती है। और तीसरा कर्व है मिक्स्ड कर्व, जो अंग्रेजी के एस आकार जैसा होता है। हाँ, ये सबसे कॉमन कर्व है। हम ज्यादातर चीजें ऐसे ही सीखते हैं, कभी स्पीड तेज, कभी धीमी और फिर तेज। पर कभी कभी ऐसा भी होता है जब सीखने का ग्राफ बिल्कुल सपाट यानी फ्लैट हो जाता है। जब कोई प्रोग्रेस नहीं होती, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्थिति। इसे लर्निंग प्लेटो या अधिगम पठार कहा जाता है। जैसे कोई महीनों से गिटार बजा रहा है पर बेहतर ही नहीं हो पा रहा। ऐसा क्यों होता है? लोग अक्सर यहाँ आके हार मान लेते हैं, पर मनोवैज्ञानिक रॉस ने कहा है कि पठार सीखने की प्रक्रिया का एक प्रमुख लक्षण है। मतलब ये कोई बीमारी नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। एकदम नॉर्मल। इसके कई कारण होते हैं, जैसे रुचि की कमी, थकान या पुरानी आदतों का नई चीजों से टकराना। लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है गलत तरीके का इस्तेमाल करना। अगर आप एक ही मेथड से बार बार कोशिश कर रहे हैं तो आप एक प्लेटो पर अटक जाएंगे। इसका मतलब है कि इसको ठीक करने का तरीका सिर्फ मेहनत बढ़ाना नहीं है, बल्कि अपना मेथड बदलना है। बिल्कुल। अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा तो अपना नजरिया बदलिए। और मेथड बदलने का कनेक्शन इस बात से है कि हमारा सीखने का अनुभव कैसा है। हम एक्टिव होके सीख रहे हैं या पैसिव होके? पैसिव का मतलब है सिर्फ बैठकर रटना या सुनना, जी। जबकि एक्टिव का मतलब है लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके सीखना। NCF 2005 का भी यही सिद्धांत है। ज्ञान को बाहरी जिंदगी से जोड़ना ही सार्थक अधिगम है, जो सिर्फ एक्टिव पार्टिसिपेशन से ही मुमकिन है। और ये एक्टिव तरीका सबके लिए अलग हो सकता है। यहीं से लर्निंग स्टाइल्स की एंट्री होती है। नील फ्लेमिंग का वार्क मॉडल यहाँ बहुत काम आता है। हाँ, ये बताता है कि हर दिमाग की वायरिंग अलग होती है। वार्क मॉडल में 4 स्तंभ है। V से विजुअल, ये वो लोग हैं जो मैप, ग्राफ या चित्र देखकर सबसे अच्छा सीखते हैं। A से ऑडिटरी, जो सुनकर या चर्चा करके सीखते हैं। और R से रीड या राइट, जो पढ़कर या नोट्स बनाकर सीखना पसंद करते हैं। और आखिर में K से किनेस्थेटिक, जो फिजिकल एक्टिविटी या खुद प्रयोग करके सीखते हैं। सोर्स कहती है कि छोटे बच्चों के लिए विजुअल और काइनेस्थेटिक सबसे बढ़िया होते हैं। वो देखकर और छूकर ही दुनिया समझते हैं। इसी के साथ एक और बहुत रोचक मॉडल है, डेविड कोल्ब का एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल, जो इस बात को बड़े लोगों और कॉरपोरेट दुनिया तक ले जाता है। कोल्ब ने लोगों के काम करने के तरीके को 4 हिस्सों में बांटा। पहला है कन्वर्जिंग, जिन्हें हम सॉल्वर्स कहते हैं। जैसे इंजीनियर्स, जो किसी प्रॉब्लम का एक सटीक हल निकालने में माहिर होते हैं। दूसरा है डाइवर्जिंग, यानी ड्रीमर्स, कलाकारों की तरह, जिनके दिमाग में एक ही वक्त पर बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए ये सबसे अच्छे होते हैं। तीसरा है असिमिलेटिंग या प्लानर्स, ये साइंटिस्ट्स की तरह होते हैं जो थ्योरी और लॉजिक पर फोकस करते हैं। और चौथा है अकोमोडेटिंग यानी डूअर्स, मार्केटिंग वालों की तरह। हाँ, जो रिस्क लेना पसंद करते हैं और सीधे मैदान में उतरकर सीखते हैं। अगर इसको हम किसी ऑफिस के माहौल से जोड़ें तो काफी कुछ क्लियर हो जाता है। क्या यही वजह है कि मार्केटिंग टीम और इंजीनियरिंग टीम में इतनी बहस होती है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी। ये सिर्फ नेचर का टकराव नहीं है, ये उनके सीखने के स्टाइल का टकराव है। एक सॉल्वर चाहता है कि पूरी प्लानिंग हो और एक डूअर चाहता है कि बस काम शुरू करें और रास्ते में सीख लेंगे। जब कोई कंपनी इन अलग-अलग स्टाइल्स को समझ लेती है तो टकराव कम हो जाता है। ये जानना सच में दिलचस्प है कि हर दिमाग जानकारी को प्रोसेस करने के लिए एक अलग रास्ता चुनता है। बिल्कुल। चलिए अब हम अपने आखिरी और सबसे जबरदस्त कॉन्सेप्ट पर आते हैं, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग।
यानी ज्ञान का स्थानांतरण, जिसे क्रो और क्रो ने बहुत सिंपल शब्दों में समझाया है। पुराने ज्ञान का नए ज्ञान पर प्रभाव। ये प्रभाव 3 तरह का हो सकता है। पहला, पॉजिटिव ट्रांसफर, जब पुरानी चीज नई चीज सीखने में मदद करे। जैसे जिसने साइकिल चलाना सीख लिया हो, उसके लिए स्कूटी का बैलेंस बनाना आसान हो जाता है। दूसरा है नेगेटिव ट्रांसफर, जब पुराना ज्ञान रुकावट बन जाए। सोचिए अगर किसी को अमेरिका में ड्राइविंग की आदत है जहां राइट हैंड साइड पे गाड़ियां चलती हैं, और वो अचानक भारत में लेफ्ट हैंड साइड पे ड्राइविंग करने लगे, तो पुरानी आदत बहुत खतरनाक रुकावट बनेगी। दिमाग बार बार गलत दिशा में जाने को कहेगा। इसे इंटरफेरेंस कहते हैं। और तीसरा है जीरो ट्रांसफर, जब पुराने ज्ञान का कोई असर ही ना हो। जैसे अगर कोई अच्छी पेंटिंग बनाता है तो जरूरी नहीं कि वो मैथ के फॉर्मूला भी जल्दी समझ लेगा। पर इनके बीच एक और ट्रांसफर होता है जो किसी जादू जैसा लगता है, बाइलैटरल ट्रांसफर, जिसे क्रॉस एजुकेशन भी कहते हैं। ये सच में बॉडी और माइंड के कोऑर्डिनेशन का एक अद्भुत उदाहरण है। इसका सीधा सा मतलब है बॉडी के एक हिस्से की स्किल का दूसरे हिस्से में अपने आप ट्रांसफर हो जाना। जैसे अगर किसी के दाएं हाथ में चोट लग जाए तो दिमाग बाएं हाथ से भी लिखने का तालमेल बिठा लेता है। हाँ, और ये खिलाड़ियों में भी बहुत देखा जाता है। एक फुटबॉलर जो जिंदगी भर सिर्फ राइट पैर से खेलता रहा, वो बिना किसी स्पेशल ट्रेनिंग के लेफ्ट पैर से भी किक मारना सीख जाता है। हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन किस तरह से स्किल्स शेयर करते हैं, ये सच में एक चमत्कार है। इसे लेकर कुछ बड़े सिद्धांत भी दिए गए हैं, जैसे थॉर्नडाइक का आइडेंटिकल एलिमेंट्स का सिद्धांत, जिसका मतलब है कि दो कामों में जितने एलिमेंट्स सेम होंगे, ज्ञान का ट्रांसफर उतना ज्यादा होगा। जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों में मैप का यूज होता है, तो एक का ज्ञान दूसरे में काम आ जाता है। और चार्ल्स जड का जनरलाइजेशन का सिद्धांत भी है। याद रखने के लिए ट्रिक है जज यानी जज। इसका मतलब है किसी नियम को इतना अच्छे से समझना कि वो हर जगह लागू हो सके। जैसे ईमानदारी का नियम, अगर किसी ने ये नियम सीख लिया तो वो हर जगह ईमानदारी रहेगा। इसके अलावा विलियम बैगली का थ्योरी ऑफ आइडियल्स भी है, जो वैल्यूज और दृष्टिकोण के ट्रांसफर की बात करता है, जैसे स्वच्छता का आदर्श अपना लेना। पर इन सब के बीच एक ऐसा सिद्धांत भी था जिसे आज की मॉडर्न साइकोलॉजी पूरी तरह रिजेक्ट करती है, मेंटल डिसिप्लिन का सिद्धांत। हाँ, ये बहुत पुराना और गलत विचार था। लोग मानते थे कि दिमाग एक मसल की तरह है। उन्हें लगता था कि जैसे जिम में वेट उठाने से बाइसेप्स बनते हैं, वैसे ही मुश्किल मैथ पढ़ने से दिमाग हर चीज के लिए तेज हो जाता है। मतलब उनका मानना था कि दिन भर सुडोकू खेलने से इंसान एक बढ़िया मैनेजर बन जाएगा। बिल्कुल, यही उनकी सोच थी। लेकिन आज की न्यूरोसाइंस ने साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होता। दिमाग कोई मसल नहीं है। सुडोकू खेलने से इंसान सिर्फ सुडोकू में ही माहिर होता है। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को अब रिजेक्ट कर दिया गया है। तो आज की इस लंबी और गहराई भरी चर्चा को अगर हम समेटें, तो हमने इंसान के सीखने की प्रक्रिया का एक बहुत ही शानदार सफर तय किया है। हमने ब्लूम के पिरामिड से लेकर पत्थर और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तक सब कुछ समझा। और ये भी जाना कि अगर हम किसी प्लेटो पर अटक जाएं, तो मेहनत नहीं, अपना मेथड बदलना चाहिए। इस पूरी चर्चा का सबसे अच्छा निचोड़ जॉन ड्यूए के विचार से निकलता है। उनका मानना था कि सबसे बेहतरीन सीखना अनुभव के माध्यम से ही होता है। बिल्कुल, जब तक हम खुद अनुभव नहीं करते, ज्ञान सिर्फ जानकारी बनकर रह जाता है। आज के इस डीप डाइव में एक ऐसे विषय पर चर्चा हो रही है जो मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ही बुनियादी है और बहुत दिलचस्प भी है, अधिगम के सिद्धांत यानी थ्योरीज ऑफ लर्निंग। हाँ, और आज की चर्चा के लिए जो हमारी स्रोत सामग्री है, वो मंजिल विद अंसारी की एक बहुत ही विस्तृत मास्टर क्लास है। बिल्कुल, ये सामग्री खास तौर पर आने वाले टीचिंग एग्जाम्स जैसे DSSB PRT 2026, UP टेट, H टेट और चंडीगढ़ JBT को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसे खोलकर देखते हैं। स्रोत सामग्री की शुरुआत अधिगम सिद्धांतों के वर्गीकरण से होती है। इसे द बिग 3 स्कूल्स ऑफ थॉट कहा गया है। सीखने के सिद्धांतों को मुख्य रूप से 3 बड़े हिस्सों में बांटा गया है: व्यवहारवादी यानी बिहेवियरिस्टिक, संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव, और सामाजिक या मानवतावादी। तो किसी भी व्यवहारिक समस्या या परीक्षा के सवाल को सुलझाने के लिए ना, सबसे पहले इन तीनों के बीच का फर्क एकदम साफ होना चाहिए। और ये वर्गीकरण पूरी चर्चा की नींव है। इन तीनों विचारधाराओं के बीच का मूल अंतर समझना सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम है। तो शुरुआत व्यवहारवादियों से करते हैं। हाँ, इसमें थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर जैसे प्रमुख नाम आते हैं। व्यवहारवादियों का मानना है कि सीखना पूरी तरह से बाहरी व्यवहार का बदलना है।
उनका पूरा फोकस उद्दीपक और अनुक्रिया पर होता है। यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, SR बॉन्ड। आसान शब्दों में कहें तो किसी बाहरी ट्रिगर के जवाब में प्राणी कैसी प्रतिक्रिया देता है। उनके लिए दिमाग एक ब्लैक बॉक्स की तरह है। अंदर क्या चल रहा है, विचार कैसे बन रहे हैं, इससे उन्हें कोई खास मतलब नहीं है। बिल्कुल। दूसरी तरफ संज्ञानात्मक विचारक हैं, जैसे कोहलर और टालमन। ये पूरी तरह से इस बात पर जोर देते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में दिमाग यानी संज्ञान की एक बहुत ही सक्रिय भूमिका है। हाँ, मतलब हमारी सोच, समझ, तर्क और याददाश्त कैसे काम करते हैं, ये उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सही कहा। और तीसरी श्रेणी में मानवतावादी और सामाजिक विचारक आते हैं, जैसे कि अल्बर्ट बंडूरा और कार्ल रॉजर्स। इनका मानना है कि इंसान कोई मशीन नहीं है जो सिर्फ स्टिमुलस पर प्रतिक्रिया दे। इंसान अपने सामाजिक माहौल से, दूसरों को देखकर और आत्मविकास की चाहत से सीखता है। एग्जैक्टली। ये वर्गीकरण दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले व्यवहारवादी दृष्टिकोण की गहराई में उतरते हैं। इस विचारधारा में सबसे पहला और बड़ा नाम E.L. थॉर्नडाइक का आता है। हाँ, जिन्होंने संबंधवाद या कनेक्शनिज्म का सिद्धांत दिया। स्रोत में इनके एक बहुत ही क्लासिक प्रयोग का जिक्र है। थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया और बॉक्स के बाहर एक मछली रख दी। अब जाहिर है बिल्ली भूखी थी, तो उसने बाहर निकलने के लिए हर संभव कोशिश की। हाथ पैर मारे, खरोचा, पिंजरे को काटा। और फिर आखिरकार बिल्कुल गलती से उसका पैर एक लीवर पर दब गया, दरवाजा खुला और उसे खाना मिल गया। थॉर्नडाइक का ये प्रयोग मनोविज्ञान के इतिहास में ना एक मील का पत्थर है। इसी प्रयोग से उन्होंने प्रयास एवं त्रुटि यानी ट्रायल एंड एरर का बहुत ही मशहूर कॉन्सेप्ट निकाला। उनका मानना था कि सीखना अचानक किसी जादुई पल में नहीं होता। ये एक क्रमिक प्रक्रिया है जहां प्राणी बार बार गलतियां करता है और धीरे धीरे सही प्रतिक्रिया को अपनाता है। और यहीं पर एक बहुत ही मजबूत SR बॉन्ड बन जाता है। बाहरी उद्दीपक जो कि मछली है और सही अनुक्रिया जो कि लीवर दबाना है, उनके बीच का बंधन। थॉर्नडाइक ने इसी आधार पर अधिगम के 3 मुख्य नियम भी दिए ना। हाँ, पहला है तत्परता का नियम या रेडीनेस। इसका अर्थ है कि जब तक प्राणी शारीरिक और मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार नहीं है, उसे सिखाया नहीं जा सकता। बिल्कुल। और दूसरा है अभ्यास का नियम यानी एक्सरसाइज, जो कहता है कि जिस काम की जितनी प्रैक्टिस की जाएगी वो उतना ही पक्का होगा। और तीसरा, जो शायद सबसे प्रभावशाली है, वो है प्रभाव का नियम या इफेक्ट। इसका मतलब है कि अगर किसी काम को करने का परिणाम सुखद है, कोई संतुष्टि या रिवॉर्ड मिलता है, तो उस व्यवहार के दोहराए जाने की संभावना बढ़ जाती है। एकदम सही। और प्रभाव के नियम से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प बात स्रोत में दी गई है। ये जो थॉर्नडाइक का नियम है ना, यही वो नींव है जिस पर बाद में B.F. स्किनर ने अपना पुनर्बलन का पूरा साम्राज्य खड़ा किया। हाँ, रीइंफोर्समेंट वाला। स्रोत में इसे याद रखने के लिए एक सीधा सा फॉर्मूला या ट्रिक भी दी गई है। थॉर्नडाइक इक्वल टू ट्रायल एंड एरर इक्वल टू टाइम टेकिंग। मतलब इस तरह के सीखने में हमेशा समय लगता है और इस थियरी का कक्षा में सीधा उपयोग भी है। अक्सर पूछा जाता है कि स्कूलों में जो अभ्यास कार्य या होमवर्क दिया जाता है वो किस नियम पर आधारित है। इसका सीधा और तार्किक जवाब अभ्यास का नियम ही है। बिल्कुल। अब थॉर्नडाइक के इस एक्टिव कोशिश के बाद इवान पावलोव के सिद्धांत पर नजर डालना बहुत जरूरी हो जाता है। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन या क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया। यहाँ कहानी थॉर्नडाइक से बिल्कुल अलग है। पावलोव ने कुत्ते और घंटी का वो प्रयोग किया जिसके बारे में लगभग हर कोई जानता है, पर इसके पीछे का विज्ञान समझना जरूरी है। हाँ, पावलोव ने एक फॉर्मूला दिया, UCS से UCR। इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। UCS का मतलब है अनकंडीशन्ड स्टिमुलस, यानी एक स्वाभाविक उद्दीपक जैसे कि भोजन। और UCR है अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स, यानी स्वाभाविक अनुक्रिया जैसे भोजन को देखकर लार का आना। ये एक प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया है। तो पावलोव ने किया क्या कि भोजन देने से ठीक पहले एक घंटी बजानी शुरू कर दी। अब घंटी अपने आप में एक तटस्थ उद्दीपक या न्यूट्रल स्टिमुलस है। सामान्य स्थिति में घंटी की आवाज से तो लार नहीं आती ना। हाँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब बार बार घंटी और भोजन एक साथ प्रस्तुत किए गए तो कुत्ते के दिमाग ने घंटी की आवाज को भोजन के आने के संकेत के रूप में जोड़ लिया। और कुछ समय बाद केवल घंटी बजने पर ही कुत्ते के मुंह से लार आने लगी। ये वाकई चौंकाने वाला है कि कैसे एक बिल्कुल ही तटस्थ उद्दीपक स्वाभाविक उद्दीपक की जगह ले लेता है। हाँ, और शरीर वैसे ही प्रतिक्रिया देना सीख जाता है। अगर इसे इंसानी जिंदगी से जोड़कर देखा जाए ना, तो जैसे स्कूल की घंटी बजते ही बच्चों का अपने आप बैग पैक करने लगना, या किसी खास परफ्यूम की महक से किसी पुरानी याद का ताज़ा हो जाना,
ये सब इसी शास्त्रीय अनुबंधन के ही उदाहरण लगते हैं। बिल्कुल लगते हैं। और यहाँ इस सिद्धांत का एक सबसे अहम बिंदु सामने आता है। पावलोव के सिद्धांत में सीखने वाला प्राणी पूरी तरह से निष्क्रिय या पैसिव रहता है। मतलब कुत्ता अपनी तरफ से खाना पाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली। उसकी लार पूरी तरह से एक अनैच्छिक शारीरिक प्रतिक्रिया है। इसे याद रखने की एक आसान ट्रिक भी स्रोत में है। पावलोव इक्वल टू पैसिव इक्वल टू फिजियोलॉजिकल। यानी ये पूरी तरह से एक शारीरिक प्रतिक्रिया है जहां चेतना का ज्यादा दखल नहीं है। परीक्षाओं में अक्सर ये सवाल सीधा पूछा जाता है कि पावलोव के प्रयोग में तटस्थ उद्दीपक क्या था, और इसका उत्तर हमेशा घंटी होता है। अब पावलोव के इस निष्क्रिय प्राणी से आगे बढ़कर जब बीएफ स्किनर की बात होती है तो पूरी तस्वीर पलट जाती है। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन या ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया। हाँ, स्किनर बॉक्स में मौजूद चूहा या कबूतर पावलोव के कुत्ते की तरह चुपचाप नहीं बैठे रहते। वे सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं। प्राणी पहले अपने वातावरण में कोई क्रिया करता है, कोई अनुक्रिया देता है, जैसे चूहा लिवर दबाता है और उसके बाद उसे भोजन मिलता है। इसलिए स्किनर के सिद्धांत को आरएस थ्योरी कहा जाता है। पहले रिस्पॉन्स, फिर स्टिमुलस। स्किनर का ये आरएस मॉडल आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में बहुत गहराई तक बसा हुआ है, लेकिन स्रोत में एक ऐसी जगह की ओर ध्यान दिलाया गया है जहां अक्सर बहुत बड़ी सैद्धांतिक गलती होती है। आप किसकी बात कर रहे हैं? नकारात्मक प्रबलन यानी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और सजा यानी पनिशमेंट के बीच का अंतर। ज्यादातर लोग इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसे बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। बिल्कुल। प्रबलन, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, उसका एकमात्र उद्देश्य हमेशा व्यवहार को बढ़ाना होता है। सकारात्मक प्रबलन में कोई मनपसंद चीज दी जाती है ताकि अच्छा व्यवहार बढ़े। वही नकारात्मक प्रबलन में किसी कष्टदायक या अप्रिय स्थिति को हटा लिया जाता है, जिससे व्यवहार में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए कार में सीट बेल्ट न पहनने पर आने वाली तेज आवाज। जब सीट बेल्ट पहन ली जाती है तो वो कष्टदायक आवाज बंद हो जाती है। हाँ, ये आवाज का बंद होना नकारात्मक प्रबलन है जो सीट बेल्ट पहनने के व्यवहार को बढ़ाता है। दूसरी ओर सजा का एकमात्र उद्देश्य किसी व्यवहार को घटाना या रोकना होता है। सही कहा। इसके साथ ही स्रोत स्पष्ट करता है कि स्किनर के इसी सिद्धांत से प्रोग्राम लर्निंग यानी अभिक्रमित अनुदेशन का जन्म हुआ, जो परीक्षाओं का एक बहुत ही पसंदीदा विषय है। नकारात्मक प्रबलन और सजा का ये अंतर समझना वाकई बहुत सी उलझनों को सुलझा देता है। व्यवहारवादियों की इस सूची में आगे C.L. हल का नाम भी आता है। हल ने आवश्यकता न्यूनीकरण या नीड रिडक्शन का सिद्धांत दिया। उनका नजरिया यह है कि सीखना सिर्फ अभ्यास या इनाम का खेल नहीं है, बल्कि ये एक बुनियादी जरूरत को पूरा करने की जद्दोजहद है। स्रोत इसे याद रखने के लिए हल और हंगर का संबंध जोड़ता है। हाँ, भूख एक ड्राइव है, एक चालक है जो इंसान या जानवर को सक्रिय करती है। हल के अनुसार अधिगम का मूल आधार ही आवश्यकता है। और हल के साथ साथ व्यवहारवादी दृष्टिकोण में एक और नाम बहुत ही अलग विचार के साथ आता है, एडविन गुथ्री। गुथ्री का समीप्य सिद्धांत या कंटिग्यूटी थ्योरी अधिगम के बाकी सभी सिद्धांतों से बिल्कुल अलग खड़ा होता है। गुथ्री एकल प्रयास अधिगम की बात करते हैं, वन ट्रायल लर्निंग। उनका मानना है कि सीखने के लिए थॉर्नडाइक की तरह 100 बार प्रयास करने की जरूरत नहीं है और न ही स्किनर की तरह किसी पुरस्कार या पुनर्बलन की आवश्यकता है। गुथ्री कहते हैं कि उद्दीपक और अनुक्रिया का बस एक बार एक ही समय पर साथ आना काफी है। उनके बीच समय का कोई फासला नहीं होना चाहिए। इसे समझने के लिए स्रोत में जो नो गैप वाली बात कही गई है वो बहुत सटीक है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है एक छोटे बच्चे का आग या गर्म बर्तन को छूना। हाँ, बच्चा जैसे ही गरम सतह को छूता है वो तुरंत अपना हाथ वापस खींच लेता है। वो बस एक ही पल में एक ही झटके में सीख जाता है कि आग को नहीं छूना है। इसके लिए उसे 10 बार आग छूने का अभ्यास नहीं करना पड़ता और न ही हाथ हटाने पर कोई इनाम दिया जाता है। गुथ्री का सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम को सीधी चुनौती देता है। बिल्कुल देता है। और यहाँ से चर्चा वाकई एक नया मोड़ लेती है। उद्दीपक, अनुक्रिया और बार बार अभ्यास की इस दुनिया से निकलकर अब संज्ञानात्मक सिद्धांतों की दुनिया में प्रवेश करते हैं। यहाँ फोकस बाहरी व्यवहार पर नहीं बल्कि दिमाग के अंदर चलने वाली कसरत पर है। वुल्फगैंग कोहलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया, इनसाइट थ्योरी। इसमें उस पल की बात होती है जिसे आहा मोमेंट कहा जाता है। स्रोत में सुल्तान नाम के एक बहुत ही समझदार चिंपैंजी के प्रयोग का विस्तार से वर्णन है। सुल्तान को एक पिंजरे में बंद किया गया।
छत पर कुछ केले लटका दिए गए और पिंजरे के अंदर कुछ डंडे और बॉक्स रख दिए गए। शुरुआत में सुल्तान ने उछलकर केले पकड़ने की कोशिश की, नाकाम रहा और फिर निराश होकर एक कोने में बैठ गया। और फिर एकदम से उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखा, डंडों को आपस में जोड़ा और अंततः केले हासिल कर लिए। सुल्तान का यह व्यवहार मनोविज्ञान में समग्रतावाद या गेस्टाल्ट का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है किसी भी चीज को उसके संपूर्ण रूप में देखना, यानी होल के रूप में, न कि छोटे छोटे टुकड़ों में। हाँ, कोहलर यह साबित करना चाहते थे कि जब कोई समस्या सामने आती है तो उसका समाधान हमेशा थॉर्नडाइक के ट्रायल एंड एरर की तरह नहीं होता। हाँ, मतलब धीरे धीरे और अंधेरे में तीर चलाने जैसा नहीं होता। कई बार समाधान अचानक से एक पूर्ण अंतर्दृष्टि या सूझ के साथ आता है। यही आहा मोमेंट है जब दिमाग अचानक सारे बिंदुओं को जोड़ लेता है। शिक्षा जगत में सिद्धांत का बहुत गहरा प्रभाव है। ये पूर्ण से अंश की ओर यानी होल टू पार्ट शिक्षण सूत्र का समर्थन करता है। इसका मतलब है कि पहले बच्चे को पूरी कहानी या पूरा विषय एक बार में समझाया जाए और फिर उसके छोटे छोटे हिस्सों या व्याकरण पर बात की जाए। यह रटने की प्रवृत्ति का कड़ा विरोध करता है और समझ पर जोर देता है। ये उच्च बुद्धि वाले बच्चों की समस्या समाधान क्षमता को बहुत अच्छे से समझाता है। और संज्ञानात्मक मानचित्रों की बात करें तो एडवर्ड टॉलमैन का चिन्ह अधिगम या साइन लर्निंग भी बहुत प्रासंगिक हो जाता है। टॉलमैन ने चूहों को एक भूल भुलैया में छोड़ दिया और ये पाया कि चूहे इनाम के बिना भी रास्तों का अपने दिमाग में एक संज्ञानात्मक नक्शा बना लेते हैं, कॉग्निटिव मैप। टॉलमैन ने प्रच्छन्न अधिगम या लेटेंट लर्निंग की भी अवधारणा दी, जिसका मतलब है कि जीव सीख तो बहुत कुछ पहले ही जाता है, लेकिन वो उस सीखी हुई बात का प्रदर्शन तभी करता है जब उसे ऐसा करने के लिए कोई उपयुक्त कारण या पुरस्कार मिलता है। टॉलमैन के साथ साथ कर्ट लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत या फील्ड थ्योरी भी संज्ञानात्मक विचारधारा का एक और मजबूत स्तंभ है। लेविन ने जीवन क्षेत्र या लाइफ स्पेस की बात की। ये जीवन क्षेत्र उस व्यक्ति और उसके चारों ओर के मनोवैज्ञानिक वातावरण से मिलकर बनता है। लेविन ने एक बहुत ही प्रसिद्ध समीकरण दिया, B=F ब्रैकेट में P, E। इस फॉर्मूले का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। B यानी बिहेवियर, जो कि एक गुणनफल या फंक्शन है, P यानी पर्सन और E यानी एनवायरनमेंट का। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी इंसान किसी दी गई स्थिति में कैसा व्यवहार करेगा, ये सिर्फ उसकी अपनी सोच पर निर्भर नहीं करता और ना ही सिर्फ बाहरी माहौल पर। हाँ, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो इंसान अपनी पुरानी यादों, क्षमताओं और डर के साथ उस विशेष मनोवैज्ञानिक वातावरण के साथ कैसे तालमेल बिठाता है। एक ही इंसान एक शांत लाइब्रेरी में अलग व्यवहार करेगा और एक शोर शराबे वाले कॉन्सर्ट में बिल्कुल अलग। स्रोत इस बात पर विशेष जोर देता है कि ये फॉर्मूला परीक्षाओं के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। व्यवहारवाद और संज्ञानवाद की इस गहरी चर्चा के बाद अधिगम के तीसरे और अंतिम बड़े वर्ग पर आते हैं, सामाजिक और मानवतावादी अधिगम। इस क्षेत्र में एल्बर्ट बंडूरा का नाम सबसे ऊपर है। उनका सामाजिक अधिगम सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि जीव, विशेषकर बच्चे, दूसरों का अवलोकन करके उन्हें देखकर सीखते हैं। इसे मॉडलिंग कहा जाता है। बंडूरा का मशहूर बोबोडॉल प्रयोग इस बात को पूरी तरह प्रमाणित करता है। जब बच्चों को एक ऐसा वीडियो दिखाया गया जिसमें एक बड़ा व्यक्ति एक बोबोडॉल के साथ बहुत ही आक्रामक व्यवहार कर रहा था, तो बाद में उन्हीं बच्चों ने भी डॉल के साथ वैसी ही आक्रामकता और हिंसा दिखाई। बोबोडॉल का प्रयोग बाल मनोविज्ञान को समझने के लिए एक आंख खोलने वाला अध्ययन था। इसने यह साबित किया कि बच्चे अपने आसपास के माहौल, टीवी और मीडिया में जो कुछ भी देखते हैं, उसका उनके व्यवहार पर सीधा और गहरा असर पड़ता है। बंडूरा ने इस अवलोकन से सीखने की पूरी प्रक्रिया को 4 स्पष्ट चरणों में बांटा है। स्रोत में इसे याद रखने के लिए ARRM का एक मॉडल दिया गया है। ARRM। तो पहला चरण है अटेंशन यानी ध्यान। सीखने की शुरुआत तब होती है जब बच्चे का ध्यान उस मॉडल या व्यक्ति पर जाता है जो कुछ कर रहा है। दूसरा है रिटेंशन या धारण। ध्यान देने के बाद उस व्यवहार को दिमाग में याद रखना या सुरक्षित करना। और तीसरा है रिप्रोडक्शन यानी पुनरुत्पादन। जो दिमाग में याद रखा गया है उसे वास्तव में अपने शरीर से करके देखना। और चौथा सबसे अहम चरण है मोटिवेशन या अभिप्रेरणा। अगर उस व्यवहार को दोहराने पर बच्चे को कोई शाबाशी या बढ़ावा मिलता है
तो वो उसे अपनी आदत बना लेता है। ये सिद्धांत बताता है कि बच्चे का सामाजिक दायरा उसके सीखने का सबसे बड़ा स्रोत है और इसी सामाजिक दायरे से जुड़ा हुआ है कार्ल रॉजर्स का मानवतावादी सिद्धांत। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। रॉजर्स का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। वे रटने और मशीन की तरह सीखने के पूरी तरह खिलाफ थे। उनका पूरा जोर अनुभवजन्य अधिगम या एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर है। उनके अनुसार इंसान के सीखने का मकसद सिर्फ इम्तिहान पास करना या कुछ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। सीखने का अंतिम और सबसे बड़ा लक्ष्य आत्मविकास या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना चाहिए। और कार्ल रॉजर्स ने जो सबसे बड़ा योगदान दिया ना, वो था शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक की भूमिका को पूरी तरह से बदल देना। रॉजर्स के अनुसार एक शिक्षक को क्लासरूम का तानाशाह या सिर्फ जानकारी बांटने वाला कोई उपकरण नहीं होना चाहिए। शिक्षक को एक सुविधा प्रदाता या फैसिलिटेटर होना चाहिए। रॉजर्स ने एक सफल फैसिलिटेटर के 3 मुख्य गुण बताए हैं। पहला, स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस। बच्चे जैसे भी हैं, उनकी खमियों और खूबियों के साथ उन्हें बिना किसी शर्त के स्वीकार करना। दूसरा, वास्तविकता या रियलनेस। शिक्षक को बच्चों के सामने कोई मुखौटा नहीं पहनना चाहिए, उसे स्वाभाविक रहना चाहिए। और तीसरा, समानुभूति यानी एम्पैथी। शिक्षक में बच्चे की भावनाओं को उसके नजरिए से समझने की क्षमता होनी चाहिए। यहाँ स्रोत एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक संबंध स्थापित करता है। भारत के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 में शिक्षक को जो सुविधादाता का दर्जा दिया गया है ना, उसकी जड़ें सीधे तौर पर कार्ल रॉजर्स के इसी मानवतावादी सिद्धांत में मिलती हैं। अब तक की चर्चा में इतने सारे सिद्धांतों, प्रयोगों और फॉर्मूलों की बात हुई है, लेकिन स्रोत का अगला हिस्सा इन तमाम सैद्धांतिक बातों को सीधे आज की असल जिंदगी की कक्षा और उसकी समस्याओं से जोड़ता है। हाँ, यह हिस्सा विद्यालय असफलता और उपाय पर केंद्रित है। आखिर बच्चे स्कूल में फेल क्यों होते हैं? इसके पीछे कई कारण बताए गए हैं। कुछ वैयक्तिक कारण होते हैं, जैसे स्वास्थ्य का खराब होना या रुचि न होना। कुछ पारिवारिक कारण होते हैं, जैसे घर का माहौल या आर्थिक स्थिति। लेकिन जो सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य हैं, वे हैं विद्यालयी कारण, जैसे एक नीरस रटंत प्रणाली, खराब पाठ्यक्रम या शिक्षक का नकारात्मक व्यवहार। और जब इस असफलता का सामना करना पड़ता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान उपचारात्मक शिक्षण या रेमेडियल टीचिंग का रास्ता दिखाता है। यह प्रक्रिया बिल्कुल एक डॉक्टर के इलाज करने जैसी है। इसके 2 मुख्य चरण होते हैं। पहला है निदानात्मक या डायग्नोस्टिक चरण। जिस तरह डॉक्टर बीमारी का पता लगाने के लिए टेस्ट करता है, वैसे ही शिक्षक पहले ये पता लगाता है कि बच्चे के न सीख पाने का असली कारण क्या है। जब कारण समझ आ जाता है, तब दूसरा चरण शुरू होता है, उपचारात्मक या रेमेडियल चरण। यहाँ उस विशेष कमी को दूर करने के लिए अलग और नए तरीकों से पढ़ाया जाता है। इस विषय से जुड़े सवालों को हल करने के लिए स्रोत में एक बहुत ही स्पष्ट और अटूट रणनीति दी गई है। प्रश्न पत्र में स्थिति चाहे जो भी हो, हमेशा उस विकल्प का चुनाव करना चाहिए जो चाइल्ड सेंट्रिक या बाल केंद्रित हो। और इसके पीछे का दर्शन बहुत गहरा है। बच्चे की असफलता सिर्फ उस बच्चे की असफलता नहीं है, बल्कि वो पूरे शिक्षा तंत्र और सिस्टम की असफलता है। इस गहरी चर्चा के बाद स्रोत के अंत में दी गई चीट शीट पर एक त्वरित नजर डालना भी जरूरी है। यह उन तथ्यों का संग्रह है जो बार बार सामने आते हैं। जैसे आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स माने जाते हैं, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक हैं। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर और गेस्टाल्टवादियों से जुड़ा है। पुनर्बलन का विस्तृत सिद्धांत स्किनर का है और सामाजिक अधिगम बंडूरा की देन है, और वो सभी प्रसिद्ध जानवर भी इसी लिस्ट का हिस्सा हैं। थॉर्नडाइक की पजल बॉक्स वाली बिल्ली, पावलव का लार टपकाने वाला कुत्ता, स्किनर का सक्रिय चूहा, कोहलर का चिंपैंजी सुल्तान और टैलमैन के भूल भुलैया वाले चूहे। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा के बाद एक बड़ा सवाल उठता है, इस सब का असल निष्कर्ष क्या है? अलग अलग विचारधाराओं के इस पूरे परिदृश्य का क्या निचोड़ निकाला जा सकता है? इस पूरी स्रोत सामग्री का सबसे बड़ा और स्पष्ट निष्कर्ष यही है कि सीखना किसी एक तयशुदा फॉर्मूले या एक सीधी रेखा में नहीं चलता। ये एक बेहद जटिल और खूबसूरत प्रक्रिया है। ये हमारे व्यवहार, हमारे संज्ञान और हमारे सामाजिक परिवेश का एक मिलाजुला परिणाम है। कक्षा में हर बच्चा अलग होता है। कोई बच्चा थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार बार बार अभ्यास और ट्रायल एंड एरर से चीजें सीखता है। किसी बच्चे में कोहलर के सुल्तान की तरह अचानक से सूझ विकसित हो जाती है,
और वो गणित का कोई मुश्किल सवाल चुटकियों में हल कर लेता है। वहीं कुछ बच्चे बंडूरा के सिद्धांत के अनुसार सिर्फ शिक्षक और अपने दोस्तों को देखकर उनका अवलोकन करके सीख जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य किसी एक सिद्धांत को थोपना नहीं है, बल्कि इन सभी को एक साथ समझकर एक ऐसी बाल केंद्रित व्यवस्था बनाना है जहां हर तरह के सीखने वाले के लिए जगह हो। ये एक बहुत ही समग्र दृष्टिकोण है। जाने से पहले स्रोत में दिए गए उस एक वाक्य का जिक्र करना बहुत जरूरी लगता है जो सफलता का असली मंत्र है। हाँ, कंसिस्टेंसी प्लस रिवीजन इक्वल्स टू सिलेक्शन। मतलब लगातार मेहनत और दोहराव ही सफलता की कुंजी है, चाहे सिद्धांत कोई भी हो। लगातार प्रयास और सीखी हुई चीजों को बार बार दोहराना ही किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने का सबसे पक्का रास्ता है। बिल्कुल सही बात है। खैर, आज की चर्चा में ये तो स्पष्ट हो गया कि इंसान और जानवर इन दशकों पुराने क्लासिक सिद्धांतों के अनुसार कैसे सीखते हैं। लेकिन आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। एक नए और दिलचस्प विषय के साथ फिर से गहराई में उतरने के लिए जल्दी मिलेंगे।